क्लासिफिकेशन जो होता है वो कई प्रकार से होता है। क्लेम्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे क्लेम। तो वो क्या चीज़ को क्लेम कर रहे हैं उसके ऊपर उनका एक क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर क्लेम फिजिकल एंटिटीज या प्रोडक्ट या मटेरियल या एपरेटस इन ए डिवाइस सिस्टम आर्टिकल, इसके ऊपर क्लेम लिखा गया है, ये चीज़ हमने बनाई है और उसके ऊपर क्लेम लिखा गया है, द क्लेम देन कॉल्ड रेस्पेक्टिवली प्रोडक्ट क्लेम और एपरेटस क्लेम। इस प्रकार के क्लेम को प्रोडक्ट क्लेम या एपरेटस क्लेम कहते हैं। प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स क्लेम के अंदर बताए गए हैं, एपरेटस के कुछ फंक्शंस या फीचर्स या टेक्नोलॉजीज क्लेम के अंदर बताए गए हैं, तो इनको हम प्रोडक्ट क्लेम या एपरेटस क्लेम कहेंगे। एन एक्टिविटी, अगर हम किसी एक्टिविटी या प्रोसेस या मेथड को क्लेम के अंदर बता रहे हैं, हमने कोई रिसर्च किया और उसमें कोई नई प्रोसेस बनाई या नया मेथड बनाया, द क्लेम इज देन कॉल्ड रेस्पेक्टिवली प्रोसेस क्लेम। अब भैया बनाया प्रोसेस है या मेथड है तो उसको हम प्रोसेस क्लेम या मेथड क्लेम कहेंगे, या किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए बनाया है तो यूज़ क्लेम कहेंगे। तो इस तरह से क्लेम्स क्लासिफाई हो गए, कैटेगराइज हो गए। दीज कैटेगरीज आर कॉल्ड द 4 स्टैट्यूटरी कैटेगरीज ऑफ इन्वेंशंस एंड आर कॉल्ड, यानी ये जो कैटेगरीज ऊपर बताई हैं इनको स्टैट्यूटरी कैटेगरीज ऑफ इन्वेंशन कहा जाता है, और उन्हें प्रोसेस पहली कैटेगरी, अगर आपने प्रोसेस बनाई है, अगर नई मशीन बनाई है तो मशीन की कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर्स, अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग में काम किया है तो उसकी तीसरी कैटेगरी, और कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, कोई नए तरह का मटेरियल बना दिया है तो उसकी चौथी कैटेगरी। इस तरह से हम इन क्लेम्स का नाम रखते हैं। पेटेंट एप्लीकेशंस मस्ट हैव एटलीस्ट 1 क्लेम, यानी किसी भी पेटेंट की एप्लीकेशन में कम से कम एक क्लेम होना चाहिए विच आर क्रिटिकल डिफाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ द पेटेंट। तो पेटेंट की पहचान ही क्लेम से होती है। एंड प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी पेटेंट ग्रांट करेगा आपको या पब्लिश करेगा या आपका पेटेंट एग्जामिन करेगा अथॉरिटी, वो क्लेम्स पे ही करता है। ठीक है, क्लेम्स के अंदर हम वही सब्जेक्ट लिखते हैं कि हमने क्या किया है, नया प्रोडक्ट इन्वेंशन या इनोवेशन। अब दूसरे तरह के क्लेमिंग सिस्टम्स या क्लेमिंग क्लासिफिकेशंस के ऊपर हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, लेक्चरिंग करते हैं। ट्रेडिशनली 2 टाइप्स ऑफ क्लेमिंग सिस्टम एग्जिस्ट। पहला क्लेमिंग सिस्टम जो होता है उसको सेंट्रल क्लेमिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें हम बहुत एग्जैक्ट बात नहीं करते कि हमने एग्जैक्टली क्या फीचर बनाया है, पर किस थीम पे हमने क्लेम बनाया है उसका हम उल्लेख क्लेम के अंदर क्लेम राइटिंग में करते हैं। और दूसरा होता है पेरिफेरल क्लेमिंग सिस्टम। इसके अंदर हमने जो भी फीचर या फंक्शन बनाया है या टेक्नोलॉजी बनाई है उसका एग्जैक्ट ब्यौरा हम क्लेम के अंदर देते हैं। दोनों तरह की क्लेम राइटिंग अलाउड है, और इसके अंदर अगर कोई भी जना इस क्लेम्स को, अगर हमें पेटेंट मिल गया है और अगर दूसरा व्यक्ति इसी क्लेम पे कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उस एक्टिविटी को इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। किसी भी एक व्यक्ति को पेटेंट मिल गया है और दूसरे व्यक्ति ने उसी पेटेंट के क्लेम पे ज़्यादा काम करके या उसी प्ले अडॉप्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाया या कुछ मार्केटिंग की या कुछ सेलिंग किया, तो इस एक्टिविटी को इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। However, attention must be paid to guarantee that patent claims are not too broad, meaning they must not include what the applicant hasn't invented. यानी क्लेम राइटिंग में 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत ब्रॉड भी ना हो, यानी बहुत विस्तार से लिखे हुए उनमें वो सारी चीज़ें आपने बता दी क्लेम में या लिख दी जो कि आपने इन्वेंट ही नहीं किए, तो वो अलाउड नहीं है। या दे आर टू नैरो, तो इसमें टू नैरो का मतलब ये होता है कि आपने बहुत ही शॉर्ट में अपने इन्वेंशन को लिखा
तो पढ़ने वाले को समझ में ही नहीं आया कि इन्वेंशन में क्या क्या हुआ है। तो ब्रॉड स्टाइल ऑफ राइटिंग और नैरो स्टाइल ऑफ राइटिंग क्लेम्स इज नॉट रियली अप्रिशिएटेड, उस चीज को अच्छा नहीं माना जाता है। पेटेंट क्लेम्स नीड टू बी ड्राफ्टेड केयरफुली विथ मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। एक्सक्यूज मी। तो क्लेम्स को हमें बहुत ही ध्यान से लिखना पड़ता है और बहुत ही मेहनत से लिखना पड़ता है उसका डिटेल, टू इंश्योर दैट एन इन्वेंशन रिसीव्स द पेटेंट प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड एंड दैट द इन्वेंशन इज गार्डेड अगेंस्ट इन्फ्रिंजर्स, ताकि पेटेंट की एप्लीकेशन जिसने की है, जिसने आवेदन किया है, उसको पेटेंट मिल जाए, रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन जो वो मांग रहा है उसको मिल जाए, और इन्फ्रिंजर्स जो होते हैं, दूसरे लोग जो इस टेक्नोलॉजी को चुरा के या कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं या बेचते हैं, उनसे ये सेफगार्ड हो जाए। द पेटेंट राइट्स टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई पेटेंट है तो आपके पास एक अधिकार होता है कि आप दूसरे किसी भी व्यक्ति को एक्सक्लूड कर दें कि वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग, सेलिंग और ऑफरिंग टू सेल योर इन्वेंशन, ये सारी चीज़ें करने के अधिकार किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं रहते हैं, उसको इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। इफ ए पर्सन और कंपनी डज सो विदाउट योर परमिशन, अगर आपने पेटेंट किया है तो दूसरे जने आपकी परमिशन से ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अगर उन्होंने ऑफिशियली आपसे लाइसेंस लिया है इन कामों को करने का। मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग, सेलिंग और ऑफरिंग टू सेल योर इन्वेंशन, वी कॉल दिस पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। अगर बिना इजाज़त के या बिना लाइसेंस के ओरिजिनल इन्वेंटर से उन्होंने ये एक्टिविटीज़ की तो इसे पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। इनवर्सली यू विल इन्फ्रिंज अपॉन अनदर इन्वेंटर्स पेटेंट इफ़ यू डू सो, यानी अगर आप भी किसी दूसरे के पेटेंट पे ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप भी इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं। सिंपली पुट, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग अनदर्स इन्वेंशन। तो पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ये होता है कि आप दूसरे का इन्वेंशन चुरा रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कंसेप्ट्स हैं जो कि अच्छे समझने के हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे या पेटेंट्स बनाएंगे तो आपके पेटेंट्स जो हैं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव हो जाएंगे। धन्यवाद।